बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो मैं ओहदेदारान और मेंबरान प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी कि आप इतने मुअज़्ज़ज़ और आगाज़ फ़ोरम पे मुझे बुला के तो मुझे इज़हार ख़्याल का मौका दिया। प्रेस क्लब के साथ मेरी पिछले 25 साल से रफ़ाकत चल रही है और मैं पूरी प्रेस क्लब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि मेरे पूरे कैरियर में जब भी मेरे ऊपर कोई मुश्किल पेश आई तो प्रेस क्लब ने मेरा साथ दिया। आज कुछ बिछड़ जाने वाले दोस्त मुझे याद आ रहे हैं, जिसमें खालिद तामी साहब हैं, हामिद हिजाजी साहब हैं, मुश्ताक सिद्दीकी साहब हैं, शाद अंसारी साहब हैं और यकूब शहजाद और अब्दुर्रहमान अटवाल। ये सारे अनमोल तोहफे थे इस बज़म के जो हमसे बिछड़ गए हैं। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। तो माजरत मेरे ख्याल में अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे उनको। तो 25 साल से मेरी आप दोस्तों के साथ रफ़ाकत है। आपने हर लम्हे मेरी रहनुमाई भी की है और मेरा साथ भी दिया है, मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ। 98 में मैं यहाँ पे बतौर सर्जन अपॉइंट हुआ और चौधरी अफजल हुसैन तारड़ साहब ने मेरी यहाँ पे पोस्टिंग करवाई और उसके बाद मुझे जो भी मसाइल पेश हुए उसमें चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब मेरा साथ देते रहे। मैं इन दोनों शख्सियात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि मेरे इस कैरियर में और मेरे पूरी इस लाइफ के जो सफ़र था उसमें इन दोनों शख्सियात का बहुत बड़ा रोल है। सहाफ़त में ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा डॉक्टर ज़हीर अकबर मिर्ज़ा साहब और अब्दुल जब्बार रज़ा अंसारी साहब और हाफ़िज़ अब्दुल कदीर साहब का कि इन्होंने मेरे साथ बहुत ही शफ़क़त के साथ पेश आए और मेरी हर लम्हा जो है इन्होंने सपोर्ट की। मैं इनका इस फोरम के सामने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैं बतौर सर्जन यहाँ पे आया तो आप जो उस वक़्त मेरे दोस्त सहाफ़त से मुंसलिक थे, काफ़ी सारे दोस्त तो नए आए हैं, इनको पता है कि DHQ आफ़ज़ाबाद की सूरत हाल किस तरह की थी कि डॉक्टर्स की बहुत कमी थी, बेड्स की बहुत कमी थी, सहूलतें इतनी नहीं थी। मैं आपको अपने थिएटर की सूरत हाल बताऊँ तो एक सर्जन होता था और एक OT असिस्टेंट होता था। बाबू मुनीर साहब होते थे, वो और मैं मिल के दोनों ऑपरेशन करते थे। ना कोई एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता था, ना कोई मेडिकल ऑफिसर और ना ही कोई नर्स। हम मिल के ऑपरेशन करते थे और मुझे याद है कि मैंने पहली लिस्ट 6 ऑपरेशन की रखी थी और उसके बाद अल्लाह के फजल से 15-15, 20-20 ऑपरेशन हर लिस्ट पे मैंने शुरू किए। लोगों ने पजीराई दी, आप दोस्तों ने मेरी प्रोजेक्शन दी और अल्लाह ताला ने ये मुझे हौसला दिया कि मैं आफ़ज़ाबाद की आवाम की खिदमत अपने दिल से करता रहूँ। फिर मैंने 10 साल बतौर सर्जन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद कुछ ऐसे मसाइल, कुछ ऐसी चेंजेस आई जिसकी वजह से मुझे यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा। लेकिन जो मैंने वर्क किया हुआ था, जो आवाम के अंदर मेरी मोहब्बत थी या मेरी खिदमत थी, उसके सिलसिले में मैं जहाँ भी बैठा लोग मेरी तरफ आए। अगर मैंने राजा चौक में अपना क्लिनिक बनाया तो वहाँ लोग आए, अगर सेम नाले पे बनाया तो वहीं पे लोग आ गए और अगर मैं अब बाहर गया हूँ तो वहाँ भी लोग धड़ाधड़ मेरे पास आते हैं। ये आप लोगों की
प्रोजेक्शन और आवाम की मेरे साथ मोहब्बत है, जिन्होंने मुझे हाफिजाबाद से नहीं निकलने दिया। वरना कुछ कुव्वतों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन चूँकि मेरा दाना पानी इधर था, मैंने यहाँ पे मेहनत की हुई थी और लोगों ने मेरी पजीराई की, और मैं अल्लाह के फजल से ये हाफिजाबाद की सरजमीन पे खिदमात सर अंजाम देता रहा। 2008 से लेके 2018 तक तकरीबन हॉस्पिटल और सरकारी जो यहाँ पे अमूर है उनसे मैं अलहदा ही रहा। 2018 में जब मैं वापस आया तो फिर मुझे कुछ इंतज़ामी ओहदों की पेशकश की गई। मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतज़ामी ओहदा मांगा नहीं है, मुझे खुद ऑफ़र की गई। जब मुझे ऑफ़र की गई तो उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर मुझे ये ज़िम्मेदारी देनी है तो मुझे हाफिजाबाद के लिए एक नया हॉस्पिटल चाहिए। उन्होंने मुझे, चौधरी साहब की बड़ी कमाल शफ़क़त थी कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम ज़िम्मेदारी ये देना ही इसलिए चाहते हैं कि आपने पहले जब आप हमारे साथ चल रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काफ़ी डेवलपमेंट करवाई। आपको शायद याद होगा कि हाफिजाबाद में लेबर रूम कोई ख़ास वर्क नहीं करता था, सिर्फ जहाँ पे ब्लड बैंक है वहाँ पे एक कमरा होता था लेबर रूम के लिए, और महीने में 2-3 डिलीवरीज़ होती थी। कोई डिलीवरीज़ का ख़ास इंतज़ाम नहीं था। तो हमने इसकी पूरी वर्किंग करके तो जो इस वक्त लेबर रूम है उसको डेवलप किया, और आज अल्लाह के फजल से 400 से लेके 450 तक वहाँ पे डिलीवरीज़ और सिजेरियन सेक्शन होते हैं। ऑपरेशन थिएटर भी हमने उसी जगह पे गानी का आइसोलेटेड ऑपरेशन थिएटर जो है वो बनाया। फिर जब बच्चे ज़्यादा पैदा होने हुए तो फिर एक नर्सरी की ज़रूरत थी, और नर्सरी के लिए मैं इसमें ज़रूर क्रेडिट दूंगा डॉक्टर आबिद हुसैन भट्टी साहब को कि उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट नर्सरी कायम करके हमारी इस मुश्किल को भी आसान किया। और जो इर्द गिर्द के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, किसी जगह पे इतनी अच्छी नर्सरी नहीं है जितनी हमारे हाफिजाबाद में मौजूद है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स थी। फिर डायलिसिस यूनिट कायम किए गए, फिर कार्डियोलॉजी यूनिट कायम किए गए। ये सारी डेवलपमेंट्स थी। आपको शायद याद होगा कि इस बिल्डिंग की पहले जो सूरत हाल होती थी कि खुले पाइप थे, खुली जो उसकी सारी तारें वगैरह लटकी होती थी और कोई डेकोरेशन नहीं थी। फिर जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक़्त इसको हमने रेनोवेट करवाया, इस पे टाइलें लगवाई, इस पे जो सीलिंग वगैरह करवाई गई और इसको बड़ा खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो कि कर्नल अली अहमद साहब के दौर और उसके बाद मुबशर साहब के दौर में इसको डेवलप किया गया। तो यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि अब जब हम आपको ये ज़िम्मेदारी दे रहे हैं तो इसका मकसद हमारा यही है कि हम हाफिजाबाद को एक नया हॉस्पिटल देना चाहते हैं और उसकी वर्किंग वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, आप लोगों के सामने है कि आज जो नया एक ख्वाब था हमारा नया हॉस्पिटल बनाने का 400 बेड का, वो तकमील में मराहल में है, वो चल रहा है, उसके फंड्स वगैरह एलोकेट हो गए हैं। इसकी इस स्टेज पर लाने के लिए काफ़ी दरमियान में वर्किंग थी। इसके PC1 बना, इसकी जगह की एलोकेशन के लिए मसाइल पैदा हुए। फिर इसके जो फंड्स थे वो कहाँ से लेने थे, वो 50% डिस्ट्रिक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने दिए और 50% जो है वो कैपिटल गवर्नमेंट ने दिए। फिर इसके आर्किटेक्ट पे फिर उस इनकी जो PDWP होती है और फिर एक CDWP होती है, उनके सामने जाके हमें अपना केस प्रेजेंट करना पड़ा कि हमें क्यों ज़रूरत है हाफिजाबाद के लिए। मैंने उन्हें कहा जी कि 12 लाख की हमारी आबादी है और अगर 2000 अफराद के लिए भी हमें आप एक बिस्तर देते हैं तो हमें कम से कम 6
600 बेड की ज़रूरत है। तो हमारे पास तो सिर्फ 125 बेड का हॉस्पिटल है, जिसको हम 250 एक्स्ट्रा बेड लगा के चला रहे हैं। तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है, और हर फोरम पे जाके हमें उनके जो सवाल जवाब है उनका जवाब देना पड़ा। और अल्लाह के फ़ज़ल से इसमें सबसे ज़्यादा काविश हमारे MNA चौधरी शौकत अली भट्टी की है, कि जिन्होंने जाके वज़ीर आज़म को कन्विंस किया, और जो हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई हुई थी उसको जाके उन्होंने डिस्कस किया और उनसे अप्रूवल ली। और हाफिज़ाबाद को ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा जो है वो उनकी वसासत से, अल्लाह के फ़ज़ल से ये मिला। तो ये चंद एक गुज़ारिशात थी जो मैंने अपने कैरियर में की। मैं तो अब बड़े सुकून की ज़िंदगी अपने हॉस्पिटल में बैठ के गुजार रहा हूँ। आप दोस्तों ने मुझे बुलाया है, आप लोगों की बहुत मेहरबानी। मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो ख़त्म नहीं हुई, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ जारी है। मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आवाम को जितनी भी सहूलतें पहुँचा सकूँ वो पहुँचाऊँ। और मुझे पहले एक प्रॉब्लम थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग ख़र्चा पूछते थे, तो ज़ाहिर है प्राइवेट हॉस्पिटल में ख़र्चा भी होता है। हेल्थ कार्ड आने की वजह से अब ये मसला भी हल हो गया है कि हम बड़े आसानी से लोगों को कह देते हैं कि जी आप अपना हेल्थ कार्ड पे इलाज करवाएं, वो फ्री इलाज करवा के जाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अवाम की बहुत बड़ी सहूलत है अवाम के लिए, और हमें खिदमत का मौका मिलता है। जज़ाकुमुल्लाह। हमारे चेयरमैन साहब ने भी और जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी आपका शुक्रिया अदा किया। तो मैं भी बतौर मेंबर प्रेस क्लब आपको इस मौजूद ईमान में तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुजार भी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये दोस्तों के नॉलेज में इजाफे के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से थोड़ी सी आगाही दें कि PC2 के हवाले से, जो PC1 या PC2 के हवाले से ये थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें कि अगर PC1 टर्म यूज़ होती है या PC2 यूज़ होती है तो DHQ हॉस्पिटल किन किन सहूलियात से मुज़य्यन होता है। और दूसरे नंबर पे कि अगर हमारा DHQ शिफ्ट होता है तो जो पुराना हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पर आप कौन कौन सी सहूलियात जो आपने डिज़ाइन की थी वो कौन कौन सी इस्लाहात, इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ। किसी भी सरकारी नई जो इमारत करनी होती है ना, उसके लिए जो PC1 होता है वो उसकी बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर हर चीज़ जो है ना एक्सप्लेन की जाती है कि इसकी ज़रूरत क्यों, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, और इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, और इस पे ख़र्चा कितना आएगा, इस पे स्टाफ कितना चाहिए होगा, और इसकी मुकम्मल होने के बाद कॉस्ट जो है वो किस तरह चलेगी, और इसके लिए मशीनरी क्या क्या दरकार है। ये सारी चीज़ें PC1 के अंदर शामिल होती हैं, जो कि मैंने खुद सारी तैयार की हैं इसकी। तो इसका जो PC1 हमने 400 बेड का बनाया है, उसके हमने जो हाफिज़ाबाद के अंदर मिसिंग फैसिलिटीज़ थी उसको हमने ज़्यादा फोकस किया है। तो मेरे जहन में एक प्लान था कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे। तो चूँकि जो पहला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारे पास है वो 250 बेड का हम चला रहे हैं, 400 बेड का ये बन जाएगा, तो मेडिकल कॉलेज के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 550 बेड हॉस्पिटल की होती है। तो इस तरह ये हमारा 650 बेड हमें अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब कभी अल्लाह ने मौका दिया और कुदरत हाफिज़ाबाद पे मेहरबान हुई, तो मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल मिलने में कम अज़ कम ये बेड्स की जो है ये एक रुकावट पेश ना आए। तो उस हिसाब से 400 बेड का वो और 250 का ये हमने इसको कोई सेपरेट यूनिट नहीं बनाया, बल्कि उसमें हमने चेंज किया कि अपग्रेडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कि उसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ये ब्रांच होगी और उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, जिससे ये 650 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा। तो इसमें ख़ास तौर पर जो फोकस किया गया कि देखें हमारे पास कार्डियक फैसिलिटी नहीं है। इसमें हमने डिज़ाइन किया कि कार्डियक का कोई भी पेशेंट हो जिसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत हो, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत हो, या कार्डियक सर्जरी की भी ज़रूरत हो,
तो इसके अंदर हमने ये प्रोविज़न रखी है कि कार्डियक सर्जरी तक जो है वो यहाँ पे उसके लिए मॉड्यूलर थिएटर, स्पेशल थिएटर होता है जिसको मॉड्यूलर थिएटर कहते हैं, वो हमने डिज़ाइन किए हुए हैं इसमें। फिर एमआरआई, सीटी एंजियोग्राफी, ये सारी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो इसके अंदर हमने प्रपोज किए हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब ये हॉस्पिटल मुकम्मल हो जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आफताबाद के लोगों को लाहौर जाने की ज़रूरत पड़े। अक्सर आपको पता है कि जब लोग लाहौर का सफ़र कर रहे होते हो तो 50% लोग रास्ते में रह जाते हैं। तो ये कार्डियक पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लाहौर पहुंच सके, जो ख़ास तौर पर जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अटैक हुआ होता है तो उनके लिए एक एक लम्हा जो है बड़ा कीमती होता है। तो इसको हमने प्रायोरिटी पे रखा है। बाकी न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, जो प्लास्टिक सर्जरी, बर्न यूनिट, ये तकरीबन सारी फैसिलिटी जो है ना वो इसके अंदर जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी इसमें, वो हमने इसमें ज़रूर ऐड की है। जनाब शहजाद साहब। डॉक्टर साहब, आपने जब शुरू किया तो मैं इस साल में आपसे बात आया, मुझे एक वाक़या याद है। अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे दोस्त जी साहब को एक वाक़या हुआ मदा अब्दुस्तान में, दौरान क्रिकेट की एक हॉकी का खिलाड़ी गिरफ्तारी शदीद ज़ख्मी आपके पास आया। आपने तकरीबन 3.5-4 घंटे, हम भी मौजूद थे BHQ में, आपने ऑपरेशन किया, काफ़ी मेहनत की। ये मेरे ख्याल आपको आए भी चंद ही दिन हुए, वो मरीज़ जानवर ना हो सका, रेफर कर दिया गया। जब लाहौर गया तो डेथ हो गई। उसके बाद उसके वालिद ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन, मुझे आज भी याद है कि जमील साबरी साहब ने, जब हमने साबरी वेलफेयर सोसाइटी बनाई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बड़े मेहनती हैं, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। हमने बयान अर्जी भी दिए, इंक्वायरी में भी पेश हुए थे, और आपने उस वक्त फरमाया था कि यार लोग यहाँ पे दरख्वास्त वगैरह देते हैं। हमने कहा था डॉक्टर साहब अच्छे लोग भी हैं। आज उसी का ये नतीजा है कि आपके रिटायरमेंट होने के बाद भी आप दोस्त अच्छे से तैयार हैं। आपने जनाब फ्री मेडिकल कैंप लगाए, आई कैंप लगाए, और बड़ा अच्छा काम किया आप सब। MNA 20 तो काम करते थे। ये आइडिया आपने किस तरह आप सब आपकी इमाम के लिए PC1 बढ़ाना और BHQ का क्या, ये तो हमारी पीछे भी हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, उनसे भी हम इस फोरम पे भी मुतालबा करते रहे हैं। इसमें सियासी लोगों ने ज़्यादा रोल अदा किया, या आपके जहन में ये मंसूबा था कि इसे मैं अपने दौरान ड्यूटी फायर करने लगा? देखिए सर, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल विल के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये एक फोर्स होती है, उस फोर्स को आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर लें या पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर लें। किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए या किसी के खिलाफ नाजायज पर्चे कराने के लिए इस्तेमाल कर लें, या उनसे इस तरह के कोई इस्लाही काम लें, ये लेने वाले की दिल है कि वो किस तरह उनको यूज़ करता है, वो तो एक फोर्स है। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं एक प्रोफेशनल था, मैं अपने प्रोफेशन की जो कमजोरियाँ थी या जो इसके अंदर शॉर्टकमिंग्स थी उसको बड़े अच्छे तरीके से समझता था कि आप लोग भी BHQ में जाते हैं तो ज़रूर अंदाज़ा होता होगा कि वहाँ पे रश कितना आता है, बेड्स की कितनी कमी है वहाँ पे। अब सूरत ये बनती है कि एक्सटेंशन की भी वहाँ पे गुंजाइश नहीं है, और आबादी है कि दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इन चीज़ों को फोर्स ही करना चाहिए। मैं तो जिस फील्ड में था मैंने तो उसी के करना था, और मेरे जहन में हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए ही जो जहन में आता था वो मैं उनको बताता था, और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी जो तजावीज़ है उसको उन्होंने एंडोर्स किया, और उन्होंने फिर इस पर दिन रात काम किया और उन्होंने इस बजट को मंजूर करवाया। तो अगर उस वक़्त भी कोई उनको भी कोई अच्छी
राय देने वाला होता तो डेफिनेटली उन्होंने भी करना ही था। जी डॉक्टर साहब, एक दो छोटे छोटे सवाल। यकीनन मैं भी बहुत अरसे से आपके साथ यहीं पे रहे, तो एक आपने जिक्र नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपने अमली तौर पर बतौर साफ़ी भी किरदार अदा किया, क्योंकि आप बशीरनामे का डिक्लेरेशन लेके आए बतौर चीफ एडिटर शायद, तो वो आपने जिक्र नहीं किया। दूसरा मैं बस वो ज़िमनन मैंने कह दिया। बहरहाल इसीलिए तो मैं अपने आप को इस क्लब का हिस्सा समझ हाँ, लिया हूँ। एक दो बातें जो आम तौर पर कही जाती हैं कि ट्रामा सेंटर में डॉक्टर खिजर संधू थे और प्राइवेट डॉक्टर मुजफ्फर साहब के साथ वो खिदमात सारे अंजाम दे रहे थे, वहाँ डॉक्टर मुबशर भी थे। तो कोई आम तौर पर यह कहा जाता है कि डॉक्टर खिजर संधू पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें ट्रांसफ़र किया गया और डॉक्टर मुबशर साहब जो हैं उनकी छुट्टी लेकर 1 साल की छुट्टी ली, ट्रामा सेंटर से वो आउट हुए और आपके पास प्राइवेट बैठ गए। जो 80 मरीज डेली वो ट्रामा सेंटर में चेक करते थे, वो 1,000 रुपया फीस दे के वहाँ आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाने लगे। फिर वो तवील सिलसिला हो गया। यहाँ डॉक्टर फारूक साहब आए, उन्होंने जो ट्रामा सेंटर का हाल किया, 12 बजे आना, वो सब के सामने है। ये आम तौर पर कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से आप को थोड़ी सी वजाहत कर दें कि ये हक़ाइक़ क्या है। दूसरा, डॉक्टर आई सर्जन तनवीर साहब हैं, DHQ में थे, छुट्टी लेकर वो भी आपके हॉस्पिटल में ही बैठे हैं। वहाँ वो मरीज़ों को चेक भी करते हैं, फीस भी लेते हैं। तो इस हवाले से ये क्या हक़ाइक़ क्या है, ज़रा आगाह जी करें। जी, इस हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि सबसे पहले तो बात है डॉक्टर खिजर साहब की। जी जी डॉक्टर खिजर साहब के अगेंस्ट आपको शायद इल्म होगा कि वहाँ पहले उनके ऊपर कुछ और तरह के इल्ज़ामात थे कि जी वो जो इम्प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं वो किसी ख़ास स्टोर से लाने के लिए उनको कहते हैं, और फिर वहाँ से जो लोगों को इम्प्लांट्स मिलते हैं वो ज़रा महंगे मिलते हैं। तो इस पर काफ़ी पब्लिक कंप्लेंट्स थी, लेकिन उस कंप्लेंट्स के इंक्वायरी वगैरह चलती रही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी जी कार्रवाई उनकी हुई जब उन्होंने किसी स्टाफ नर्स के साथ उनका कोई मसला हुआ, तो वो स्टाफ नर्स ने बाकायदा एप्लीकेशन दी और हर इंक्वायरी में वो पेश हुई। तो पेश होने के बाद उसने अपने स्टैंड को जो है ना वो अपना जो मौक़िफ़ है उस पर स्टैंड लिया, और उस पर फिर उनको गिनती वो साबित हुए जिससे उनकी जो ट्रांसफ़र की गई। इसमें कोई मैलाफैडी नहीं है। अगर मेरे पूरे आप सीनियरशिप के कैरियर में देख लें तो मेरे साथ तो काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन मैंने इंतकामन किसी भी डॉक्टर या किसी भी अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई की हुई है तो मुझे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर वो स्टाफ नर्स सामने आके तो इस तरह अपने केस को ना लड़ती तो कभी भी उनकी कोई ट्रांसफ़र नहीं होती। फिर जब बल्कि आप डॉक्टर खिजर साहब को पूछ सकते हैं कि जब मामला कुछ ठंडा हुआ तो इन दोनों की सुलह भी मैंने करवाई, और फिर हमने उनको लिख के भी दिया कि जी आप वापस आ जाएं, और फिर उसी जो सारी कार्रवाई उसी की वजह से डॉक्टर साहब वापस भी आए। मीनवाइल डॉक्टर मुबशर साहब जो हैं उनका मसला ये है कि उन्होंने अब तकरीबन नौकरी छोड़ दी हुई है। उनकी वालदा बीमार है, उनके इलाज के लिए उन्हें टाइम देना पड़ता है, और वो डेली फैज़ाबाद से लाहौर जाते हैं, और हमारे पास भी वो 4 दिन या 5 दिन आते हैं। तो उनका इरादा था कि मैंने जॉब जो है ना वो नहीं कर, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप ऐसा करें कि आप कुछ देर छुट्टी लेके तो इसको देख लें। देखें, सरकारी नौकरी करना किसी की ऑप्शन है, जी जी वो करे या ना करे, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। वो अगर कुछ छोड़ना चाहता है, और इसी तरह ही आप डॉक्टर तनवीर साहब का भी यही मामला चल रहा है। मैं उनसे कहता हूँ कि आप उधर जाके ड्यूटी करें, आप अकेले सर्जन हैं, आपको ये लोगों
को देनी चाहिए, सर्विसेज देनी चाहिए, लेकिन वो अब एक बंदा अपना ज़हन बना चुका होता है कि जी मैंने अब सर्विस नहीं करनी, तो आप उसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। तो इसमें कोई मेलाफाइडी नहीं है। अब कोई सीट उनकी खाली हो चुकी है, वो साल की छुट्टी उन्होंने ली है तो सीट खाली है, कोई भी नया बंदा आ सकता है उसके ऊपर। लेकिन एक बंदा अपना ज़हन बना चुका है कि जी मैंने अब सर्विस ही नहीं करनी, तो उसको आप बहुत तो नहीं कर सकते। तो खिजर साहब के जाने के बाद हमने खुद कोशिश करके मेरा ख्याल है कि 3-4 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिनको हमने जाए उसको सीट को खाली नहीं होने दी, उसको फिल करके रखा है। बशीर साहब के बाद भी ये नहीं कि वो सीट खाली हो गई थी। एक डॉक्टर अहमद हैं, मैंने खुद उनकी पोस्टिंग की यहाँ पे बतौर मैं जब CEO था उनकी पोस्टिंग की। इसी तरह एक और ऑर्थोपेडिक सर्जन थे उनके डॉक्टर मुझसे जो है, इनका नाम नहीं मुझे आता, लाहौर से जो आते हैं, खुरम है शायद उनका नाम, उनको भी हमने इधर ट्रांसफ़र करवाया। तो DHQ को खाली करना कभी भी मेरी सोच में नहीं रहा, और मेरी तो हमेशा प्रायोरिटी जो है वो रही है कि DHQ जो है उसकी डिपार्टमेंट वो चलते रहें। अब जो डॉक्टर नौकरी नहीं करना चाहता उसको आप बाउंड नहीं कर सकते। जनाब चौधरी मतलब डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर साहब। जैसा कि चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, तमाम अहबाब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए, मैं भी उनमें शामिल हूँ। शेख मोहम्मद ज़ाहिद साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं, चेयरमैन साबरी वेलफेयर सोसाइटी हैं, सीनियर साथी भी हैं। ये जो बातें कर रहे थे तो मुझे वो तारीख का पिछला, जब आप यहाँ आए तो वो सारा कुछ मेरे जहन में वो चल रहा, फिल्म चल रही थी कि कैसे हमने वो शाम दिए, सारा कुछ मुकार कर, कैसे हमने वो खबरें लगाई कि अब आपको लौट जाने की ज़रूरत नहीं। फिर मुख्तलिफ इशूज़ आते गए, पेडियाट्रिक सर्जन वाला भी इशू आया, जनरल वाला भी, सारे हमारे वो तारीख में दौड़ रही थी। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जुर्रतमंदी जो है उसको भी सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह ने आपने बड़ी बड़ी ताकतों, बड़े बड़े माफियाज को फेस किया, बड़े बड़े ब्लैक मेलरों को फेस किया, ये अल्लाह ताला ने आपको इस्तकामत और हिम्मत दी थी कि आपके साथ मुस्बत ज़हन वाले लोग मौजूद थे और आपने इन सब को फेस किया। डॉक्टर साहब, आपकी खिदमात को कभी कोई फरामोश नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह आपने हाफिज़ाबाद में बतौर पहले सर्जन जिस तरह लोगों की खिदमत की है, ये हमेशा इंशाल्लाह ताला याद रहने वाली बातें हैं। और आपकी सर्विसेज जो हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। आपने DHQ में, शहर अफ्रीका में, ट्रामा सेंटर में, जिस जगह भी आपकी तैनाती रही है, कभी शहरियों को मायूस नहीं किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह और हम आपने उधर बाईपास में जो अपना ज़ाती हॉस्पिटल बनाया हुआ, वहाँ रौनकें हैं, दुनिया जा रही है। हाफिज़ाबाद के हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा उधर है, ये लोगों का आप पर एतमाद है। मैं इससे आपको भरपूर अल्फाज में ख़राज तस्लीम पेश करता हूँ। चलो कोई पहले बात खड़ा कर, नहीं चलो जी आई साहब और आगे सीनियर कर लेंगे। पिछला दिन पहले ही जिला साहब उसमें उन्होंने डॉक्टर साहब को शुरू किया है, तो मैं डॉक्टर साहब के साथ साथ मीडिया को भी शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तखय्युल पेश किया था, तो जिला हाफिज़ाबाद के अवाम के लिए अस्पताल का तखय्युल डॉक्टर साहब ने पेश कि ये होना चाहिए। ये डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा एहसान है हाफिज़ाबाद के वादी के लिए। तो इसके साथ साथ मैं ये भी ख्वाहिश करूँगा कि हॉस्पिटल जब तैयार हो जाए तो उसमें किसी एक शोबा, किसी एक वार्ड या किसी एक ब्लॉक का नाम जो है ना, वो भी डॉक्टर साहब के नाम से भी शोबा बचे। इसके साथ मैं डॉक्टर साहब से ये भी रोको करता हूँ और इसमें सवाल भी है कि डॉक्टर साहब अस्पताल की तकमील के बाद क्या इनकी अगर ज़रूरत पड़े मरीजों को अहले हाफिज़ाबाद, तो ये अपने अस्पताल की बजाय अगर उन डॉक्टर साहबान या मरीज साहबान इनसे
फिर भी कोई मदद चाहें तो क्या ये फिर भी उसके लिए हाजिर होंगे? जी इंशाल्लाह देखें, मैंने तो अपनी अगली जो नस्ल है उसको भी इस शोबे में इसके साथ अटैच कर दिया है। मेरा बेटा बतौर सर्जन काम कर रहा है और मेरी बहू बतौर फिजिशियन है। मेरा दामाद कार्डियोलॉजी में काम कर रहा है। तो वो तो क्योंकि उनकी सरकारी जिम्मेदारी है, वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, करते रहेंगे। तो इसके साथ अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आदर ही आदर हूँ इंशाअल्लाह। जी राय शहबाज साहब। जनाब बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब। डॉक्टर साहब एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, शायद या मेरे नॉलेज में थोड़ी सी कमी है। हेल्थ कार्ड के हवाले से हमें सालाना जो है वो 10 लाख रुपया उसमें के लिए दिया जाता है। उसमें किसी भी बड़ी डिजीज का कोई भी मेजर ऑपरेट जो है वो करवा सकते हैं। उसमें मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि जितना उसमें बैलेंस है, कितना बड़ा मेजर ऑपरेट है वो 10 लाख रुपया जो उस पर खर्चा आ जाता है। क्योंकि जो स्टेट लाइफ जो कंपनी है, इदारा है, अब वो उन्हें 10 लाख रुपए का जितना बड़ा ऑपरेट है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि वो छोटा ऑपरेट जो है उन पैसों में वही जो ऑपरेट है वो करते हैं, बड़ा ऑपरेट नहीं होता। इसकी वजह क्या है डॉक्टर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इस मौजूद सवालों में मैं इसकी वजाहत करना जो है पसंद करूँगा कि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हैं लोगों के लिए। देखिए 10 लाख जो एक लिमिट रखी हुई है ना, वो मैक्सिमम लिमिट है। इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, एक सेकेंडरी लेवल की है और एक टर्शियरी लेवल की है। सेकेंडरी लेवल पे जो उसका बैलेंस होता है एक फैमिली का, वो होता है 60,000। टर्शियरी लेवल पे वो 2.5 लाख होता है। और उसके ऊपर अगर कोई कार्डियक सर्जरी किसी ने करवानी है या न्यूरो सर्जरी करवानी है तो उसकी स्पेशल अप्रूवल लेके फिर 10 लाख तक उसको मुहैया किया जाता है। लेकिन वो बड़े स्पेशल केसेस, जो हमारे लेवल के हॉस्पिटल हैं, इसमें जो किसी फैमिली की लिमिट है वो 60,000 है। 60,000 से जब ऊपर उनका खर्चा जाता है तो उसकी फिर या तो दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ती है या फिर वो कहते हैं कि जी आप इसको ना करें। ठीक है। दूसरी एक दो चीज़ें और मैं इसमें वजाहत कर दूँ कि हेल्थ कार्ड में आउटडोर की फैसिलिटी मुहैया नहीं है। हेल्थ कार्ड की जो सहूलत है वो तब शुरू होती है जब पेशेंट जो है वो एडमिट हो जाता है। एडमिशन से पहले उसको हेल्थ कार्ड पे सहूलत नहीं है, यानी उसकी डायग्नोसिस होनी है, उसके कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो उसके बाद अगर ये डिसाइड हो जाना है कि इसमें ऑपरेट होना है तो ऑपरेशन, हर ऑपरेशन के उन्होंने मखसूस चार्जेस रखे हुए हैं। ये नहीं कि जैसे आम कंसेप्ट है लोगों के अंदर कि 10 लाख है इस कार्ड के अंदर तो इसमें से जितना भी खर्चा आएगा वो हॉस्पिटल जो है उसमें से निकलवा लेगा, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हर ऑपरेशन को डिफाइन किया हुआ है। मसलन अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, उसका उन्होंने 20,000 देना है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उन्होंने वो 20,000 ही देना है, उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा आए या कम आए उससे उनको कोई बात नहीं। तो वो उस फैमिली में अगर 2 या 3 ऑपरेशन हो जाते हैं तो उनका वो 60,000 का बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो एडमिशन के बाद ये सहूलत होती है, उससे पहले नहीं है। क्योंकि अगर उससे पहले अगर उसकी डायग्नोसिस, उसका ऑपरेशन का डिसाइड ही नहीं होता तो वो फिर उस पेशेंट को अपनी जेब से पे करना। जनाब मकसूद भट्टो साहब। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद दूँगा अपनी टीम के साथ जो आपका वर्क के लिए आ रही है, खुशामदीद कहने की। सर ये दूसरा, मैं आज आपकी यहाँ तशरीफ आने पे आपसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहूँगा, अपने लिए, प्रेस क्लब के लिए और अपनी हाफिज़ाबाद की आवाम के लिए। आपकी माशाल्लाह सर्विसेज जो है काबिल तारीफ़ है। और अब जो आपका जो सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह वो भी पूरे हाफिज़ाबाद में सबसे अच्छा हॉस्पिटल जा रहा है। मैं सर
ये गुजारिश करूँगा कि हमारे प्रेस क्लब के लिए भी कुछ जो जितने प्रेस क्लब के मेंबरान हैं या फैमिली हैं इनकी, उनके लिए कुछ स्पेशल अनाउंस करके जाएँ। और दूसरा ये जो कि हाफिजाबाद की गरीब आवाम के लिए कोई फ्री कैंप का भी अपने हॉस्पिटल में अगर पहले चल रहा है तो मुझे उसका नहीं पता, अगर नहीं चल रहा तो वो भी आप मेहरबानी करते हैं। हमारी आवाम हाफिजाबाद इतनी आपसे मोहब्बत करती है। देखिए जी, प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं वो तो हमेशा से ही मेरे आंखों का तारा रहे हैं। जो भी जाते हैं वहाँ पे, जो मेरा उनके साथ एटीट्यूड है या रवैया है, मैं तो इनको अपनी फैमिली हमेशा समझता हूँ। बेशक तो आइंदा भी मेरे लायक जो खिदमत होगी, मुझे तो बल्कि आप आसानी हो गई है कि हेल्थ कार्ड की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं है कि आप धड़ाधड़ लेके आए, सबको लेके आए। तो बाकी रही फ्री कैंप की बात, तो फ्री कैंप जो आप हुक्म करेंगे, जहां आप कहेंगे, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। जिस गाँव में जनाब जवाब साहब। अब तक उतरते हैं वहाँ पर खुशबू के काफिले, एक रोड लिख दिया था तेरा नाम जिस जगह। मैं सबसे पहले अपनी रजीम रैक जंपर साहब, सेक्रेटरी साहब और उनके दीगर उहदेदारान को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने अवामी सर्जन डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब साहब को यहाँ पे आज मदऊ किया, और ख़ुसूसन उनकी रिटायरमेंट के बाद ये एक अच्छा हौसला उनके लिए, अच्छी उनके लिए एक ज़िंदगी का एक ये बेहतरीन मौका है। उनके हमारा इस गए गुजरे ज़माने में ये अक्सर देखा गया कि जब वो इक़्तिदार में होता है तो उस वक़्त उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाती है, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बेशुमार मेरे ऐसे यंगस्टर नौजवान हैं कि अब हम भी पूरे हो रहे हैं, हो चुके हैं बल्कि, तो उनको ये भी बताना कि जब ये तशरीफ़ लाए थे तो अवामी सर्जन का एजाज़ मिर्ज़ा ज़ही साहब और नाचीज़ ने इनको दिया था डॉक्टर साहब। फिर जब इस तरह के एजाज़ मिलते हैं तो फिर बंदे के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि मेरे ऊपर इस अवाम ने इतना एतमाद किया है और मुझे उन्होंने एक सर्जन से अवामी सर्जन का एक लक़ब दिया है, तो मैं यकीनन समझूंगा कि आज तक अल्लाह करीम ने जो उनको कामयाबियाँ, कामरानियाँ जो उन्होंने समेटी हैं, उसमें इस चीज़ का भी एक रोल ज़रूर होगा कि जो जिम्मेदारी इंसान के ऊपर आ जाती है फिर वो कोशिश करता है कि मैं इसको निभाऊँ, और अवाम ने जो मुझे एक टाइटल दिया है तो उसके ऊपर भी पूरा हो। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ इनको मिले। अभी तक अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जॉब में। तो सब दोस्त वो हैं, बड़े सीनियर बैठे हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, अब्दुल मीर साहब हैं, मतलब राय साहब, कि बेशुमार झगड़े DHQ में हुए हैं, बेशुमार बुराइयाँ हुई हैं, बेशुमार लड़ाइयाँ, लेकिन डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब साहब ने हाथ भी इनके बड़े मजबूत है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में इन्होंने किसी को मारा। इतने एक बंदे का अल्लाह ने खाद बड़ा अच्छा दिया है, फिर उसकी जसामत बहुत, वो अकेला ही बड़ा कुछ कर सकता है, लेकिन इन्होंने ये बड़ी मेहरबानी की है कि अपने उस पेशी के साथ बहुत इंसाफ किया और बहुत ज़्यादा मामलात जो है वो उनको वहाँ पे ठीक तरीके से रखा। और उन दिनों में जब ये तशरीफ़ लाए तो हाफिजाबाद में बच्चों का सर्जन कोई नहीं था, पीडियाट्रिक सर्जन, और बच्चों की बेशुमार मौत हो जाती थी जिनके लिए उनको लाहौर रेफर करना पड़ता था। और ये भी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने वो भी मेहरबानी की, और ये ड्यूटी नहीं थी, इसके बावजूद भी वो सिसकती इंसानियत को बचाने के लिए इनका वो भी बहुत बड़ा रोल था। फिर अपने नई टीम और नए दोस्तों को, यंगस्टर को, कि उस वक्त कंसेप्ट बहुत कम था, जो कटे हुए बच्चों के ये होंठ थे, इसका इलाज होता नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह उस वक्त भी बेशुमार, बल्कि ज़्यादा तादाद में वो बड़े कामयाब ऑपरेशन करके उन बच्चों को भी ज़िंदगी के रानाइयाँ और खुशियाँ दी कि उन बच्चों के भी होंठ इन्होंने सीखी। तो हम पुराने लोग हैं, अगर इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ शुरू कर दें तो टाइम भी बहुत चाहिए, लेकिन दोस्तों को, यंगस्टर को भी बताना ये जरूरी है कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है जो अच्छा काम करे
हमने उसकी तारीफ भी करनी है। और प्रेस क्लब का तो बहुत बड़ा ये एजाज है कि इससे बड़ा कोई और अदारा नहीं जो किसी को अप्रिशिएट कर सकता है। अगर हम दोस्त अपनी न्यूज़ में अपने मुख्तलिफ पैगामात में बताते हैं कि ये फलां बंदा गलत काम कर रहा है, तो इससे बड़ा मैं समझूंगा कोई अदारा नहीं। हर अफसर की, हर बड़े बनने वाले की ये कोशिश होती है काश कि मुझे प्रेस क्लब बुलाकर मेरे लिए एजाज के लिए कुछ बातें की। आज इस रजीम ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, मैं इनको भी अप्रिशिएट करूंगा। और डॉक्टर साहब की जो नेट DHO के लिए मेहनत मैंने देखी है, तो मैं आज इस फोरम पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज सबसे ज्यादा शौकत भट्टी, मेहदी हसन भट्टी साहब और दीगर जो है बाबुल से ज्यादा इनको खुशी है कि इन्होंने वो जो पौधा एक लगाया था, आज अल्लाह की करम नवाजी से वो एक तनावर दरख्त बन रहा है। और कोरोना में जिस वक्त दुखी इंसानियत के लिए कोई भी मैदान अमल में नहीं था, जिस वक्त बिल्कुल जिंदगी जो है वो कट होकर रह गई थी, उन दिनों में भी डॉक्टर साहब को खुद भी प्रॉब्लम आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी आज अल्लाह का शुक्र है कि इनकी उन खिदमात को सराहा जा रहा है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि यहाँ पे आप आए और जिन दोस्त अहबाब ने, चेयरमैन साहब ने बुलाया, आपकी इज्जत अफजाई की और रिक्वेस्ट करूँगा ये सिलसिला जारी करना चाहिए। शुक्रिया। जनाब चौधरी जुवैद असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब माशाअल्लाह और अजीज़, आज मीट द प्रेस तो एक बहाना है, दरअसल ये आपकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है कि माशाअल्लाह और अजीज़, आपने जिस तरह हाफिज़ाबाद में पहले सर्जन का एजाज़ हासिल किया, उससे पहले DHO अस्पताल था, वो खाली पड़ा था, तमाम कमरे खाली होते थे, वहाँ पे कोई बंदा सिर्फ नतीजा लेके और अपना टाइम बराबर करने के लिए वो लेटता था, वरना वहाँ पे कोई नहीं होता था। तो उस दिन हम अचानक जनाब चेयरमैन राइजन साहब की क़यादत में और जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब की क़यादत में उधर गए, तो अचानक ही प्रोग्राम आपको दे के बना कि जनाब डॉक्टर साहब की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाए। तो उसका बहाना यही था कि हमारे एक मीट द प्रेस जो है वो प्रोग्राम, तो चेयरमैन साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब ने इस बात को फौरी तौर पर देखा, तो जनाब हम आपकी खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरह आपने हाफिज़ाबाद के दुखी इंसानी की खिदमत की और जिस तरह बच्चों में आपने खिदमत की, हम आपके मशहूर हैं कि आपने अपना शहर छोड़ के आप वो रसूल नगरी नहीं हाफिज़ाबादी हो गए। तो एक सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब कि आम तौर पे बंदे जो ना हेल्थ कार्ड की अहमियत को नहीं समझते, वो समझते हैं शायद पता नहीं ये गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत सुनते हैं तो कई कहते नहीं वहाँ जाते हैं तो ये नहीं होता, लेकिन ये सारे मफरूज़े हैं। लेकिन जो बंदा इस पे हो गया है वो कहता जी मेरे मज़ा है कि मैं गवर्नमेंट ने मुझे ये कार्ड दिया था और मैं प्राइवेट अस्पताल में जो है पैसे ना होने के बावजूद जो है मैं एक अच्छा इलाज करवा के हूँ। आप मुझे ये बताएं कि हेल्थ कार्ड स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे इसका बंदा जाके इसको इस्तेमाल करता है, एक चीज़। दूसरा मैं जो है वो कि सर्दियाँ आपकी जो फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि ये, ताकि मैं इस चीज़ को एक लाइव रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि ये वहाँ तक प्रोग्राम जाए कि सर्दियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, तो सर्दियों में बच्चे और बड़े में बीमारी जो है अक्सरियत आ जाती है। तो इस सर्दियों में बचाव का क्या तरीकाकार है और इससे हम कैसे महफूज रह सकते हैं और इसमें हमें कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए और हमें महफूज रहने के लिए क्या करना चाहिए, ये दो सवाल। सबसे पहले तो मैं आपकी जो कबीना है डॉक्टर साहब साहब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका उससे अचानक प्रोग्राम बना और मुझे आज ये इज़्ज़त अफजाई आप कर रहे हैं। और मैं साथ इसके एक छोटा सा अनाउंस भी करना चाहता हूँ कि मैं चूँकि मेरा बड़ा पुराना तजुर्बा है प्रेस क्लब के साथ, तो मैं 50,000 इस प्रेस क्लब को जो है डोनेट करना चाहता हूँ। जो रवायत आपने कायम की है प्रोफेशनल्स को, सियासतदानों को तो सारे ही लेके आते हैं, प्रोफेशनल्स को भी आप लोग इंट्रोड्यूस करवाएं
दूसरी बात हेल्थ कार्ड के किस तरह वो ऑपरेट करता है। बड़ा आसान सा तरीका है कि पहले हेल्थ कार्ड ज़रूरी होता था, एक कार्ड होता था उनका, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो चाहिए होता है, और आपकी फैमिली में बच्चे भी शामिल होते हैं। वो जब आपका ये शनाख्ती कार्ड, वो उनकी हमारे पास एक टीम बैठी होती है, वो आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर ऐड करती है, और जो उस पर अहल होते हैं लोग, उन सारी की लिस्ट उनके सामने आ जाती है। जो बच्चे छोटे होते हैं उनका बे फार्म का होना ज़रूरी होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट करें, क्योंकि अक्सर हमें ये प्रॉब्लम पेश आती है कि लोग बच्चे का जब इलाज करवाना होता है तो वो आ जाते हैं और उनके पास बे फार्म नहीं होता। आपको पता है कि इतनी एजुकेशन नहीं है हमारे माशरे में, और लोग इसको ज़रूरत महसूस नहीं करते तो नहीं बनवाते। उनके लिए फिर थोड़ा सा मसला होता है। दूसरा मसला सबसे ज़्यादा होता है कि जब बच्ची की शादी हो जाती है तो वो अपने वालिद की कफालत से निकल जाती है, उसका अपने खामद के नाम पे होना बहुत ज़रूरी है, तो वो एक अलग फैमिली बन जाती है। तो शादी के फ़ौरन बाद बच्ची का उसके खामद के नाम पे शनाख्ती कार्ड बनना ज़रूरी होता है, वरना उनको ये सहूलत मुयसर नहीं आती। बच्चे का बेफार्म ना हो तब भी ये सहूलत नहीं होती, अगर बच्ची का खामद के नाम पे नहीं बना तब भी ये सहूलत नहीं होती। इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करें ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा हो और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। वहाँ से फिर लोगों को, फिर अगर तो कोर्ट केस हो तो हम उनको टाइम समझाते हैं, उनको टाइम देते हैं कि आप जाके अपना ये करवा लें, लोग करवा के। लेकिन जब मसला ये होता है कि जब एमरजेंसी होती है तो एमरजेंसी उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उसमें अपना जाके शनाख्ती कार्ड, उस टीम हमारी बैठी होती है, उनको देना होता है। वो फिर ऑनलाइन सारा सिस्टम है, वो जब उनका डाटा फीड करते हैं तो वहाँ से एक फार्म जनरेट होता है, उसको कहते हैं रेफरल फार्म। उस रेफरल फार्म के ऊपर हमने लिखना होता है कि इसको ये बीमारी है, ये इसका इलाज होना है, ये इसका ऑपरेशन होना है। वो करके हम फिर वापस भेजते हैं, फिर वो उसके पास आते हैं, वो फिर उसकी चेक इन करते हैं, उसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। सिंपल सा तरीका है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अवेयरनेस ना होने की वजह से बाद लोगों को मुश्किल आती है। टीम की कोई टाइमिंग है तो वो बता दें, टाइमिंग उनकी टीम की। वो 5 बजे तक होते हैं, उसके बाद नहीं। 9 बजे से लेके 5 बजे तक वो मौजूद होते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक सहूलत होती है कि एमरजेंसी अगर हो तो वो हम खुद भी उसको एंटरटेन कर लेते हैं कि ये ज़्यादातर मेरे हॉस्पिटल में इसको एंटरटेन किया जा रहा है कि उन्होंने दिया हुआ है, एक लॉगिन दिया हुआ है, वो उससे हम उनका फार्म दे, लेकिन वो सिर्फ एमरजेंसी, कोल्ड केसेस को वो रिफ्यूज़ करते हैं। सर्दियों में बचाव के लिए आपको पता ही है कि सर्दी से बचना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, हीटर लगाने चाहिए, और बच्चों को ख़ास तौर से, चूँकि बच्चे इनमें रेजिस्टेंस इतनी नहीं होती, तो उनकी क्लोथिंग जो है उस पर खसूसी तवज्जो दें, और सोते वक्त अक्सर ऊपर से रज़ाई या कंबल वगैरह उतर जाता है, उस कमरे को आप हीट अप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर बच्चे को मामूली सी भी खांसी या उसके सांस में तकलीफ तो फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराएं, क्योंकि ये सर्दी जो है, सर्दी बच्चों और बूढ़ों में बड़ी डेंजरस होती है। इसमें आप कभी डाटा इकट्ठा करके देखें कि जो ओल्ड एजेस लोग हैं उनकी ज़्यादातर मौत है वो सर्दियों में होती है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इन दो चूँकि एक्सट्रीम एजेस होती हैं, बच्चे और बूढ़े, उनको सर्दी है, उनका जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो बेहतर है। जनाब ज़ैरक बलूचा साहब, वो कैमरा है डॉक्टर साहब 3 महीने होए सन आपसे बात मार्ट होया ते जवार साहब ने मेरी तुहाडी कोई मुलाकात नहीं सी, जवार साहब ने मैनूं दस्सिया ते मैं तुहाडे ते पहला कारण लिखिया सी मसीहा, और तुसां साबित कीता कि तुसीं वाकई हफ्ताबाद दे अवाम वास्ते मसीहा ही साबित होए।
दौरान सर्विस किसी को आनर देना जो वो बेशक आनर हो गए वो शामिल है जुमरे की, लेकिन सर्विस तो बाद अगर बंदे दियां सर्विसेज नूं आनर दी जाए वो असल आनर होती है। तो तुहानू अनवर साहब ने मेहरबानी की थी पहले अपने इस टेन्योर की पहले तुसी मेहमान हो सकते तुहानू आनर दे के साबित किया कि हाफिजाबाद के अवाम ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ DHQ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ DHQ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ मेहरबानी जी। मैं तो समझना कि बतौर प्रोफेशनल चूँकि मेरी एक जिम्मेदारी सी मेरी ड्यूटी बनती सी और अपना अपना हिस्सा जिस तरह तुसी अदा कर रहे हो मुआशरे की बेहतरी वास्ते जो मेरी जिम्मेदारी सी मैंने करनी चाहिए सी और मैं कोशिश की थी। अल्लाह ताला उनको कबूल करे।